गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे पी ब्लॉक का जो फोर्थ पार्ट है वो अपने लिए रेडी है। और इसमें अपने पढ़ रहे थे वर्ग 15 के हाइड्राइड। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वर्ग 15 के हाइड्राइड। हाइड्राइड और हाइड्राइड कौन से थे अपने पास? NH3, PS3, ASH3, SBH3 और BiH3। ये अपने क्या थे? वर्ग 15 के हाइड्राइड थे। इनके अम्लीय सामर्थ्य अपने पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे इनके क्षारीय सामर्थ्य। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य में काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखो। ठीक है, तो इसमें अपने देखते हैं कि कारण क्या है। वर्ग 15 में क्या होता है कि सभी के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्षारीय तो सभी हैं, पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा वो क्या होता है? अपने पास ज्यादा क्षारीय होता है। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? छोटा साइज होता है, यानी छोटे साइज के परमाणु में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। मान लो अपने पास कोई कमरा पूरा ठूस ठूस के मैंने उसे भर दिया, तो क्या होगा? अपने कहेंगे एक दो निकल जाए यार, नहीं, ताकि थोड़ा सा स्थान खाली हो, अपने आराम से बैठ जाएं। ठीक है, इसी टाइप से क्या होता है, छोटा साइज होता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए क्या अपने दो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है और क्षारीयता बढ़ जाती है। जबकि P की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और बड़े साइज होने के कारण क्या होता है, आराम आराम से बैठ सकता है, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। तो आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो और बड़ा साइज, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएंगे, तो किसी को निकालने की बाहर आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो याद रखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। इसका मतलब क्षारीयता कम हो जाती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, यानी क्षारीयता बढ़ेगी। सिंपल है, लिख देते हैं अपने। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, इसलिए वर्ग 15 के हाइड्राइडों की क्षारीयता वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वर्ग 15 के हाइड्राइडों की क्षारीयता का घटता क्रम देखो, सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी होगी? नाइट्रोजन वाले हाइड्राइड की, अमोनिया की। उसके बाद में PS3 की, उसके बाद में ASH3 की, उसके बाद में SBH3 की, और सबसे कम क्षारीयता होगी BiH3 की। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है। दो टाइप से पूछ सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन ये
कि नाइट्रोजन पंच संयोजी यौगिक नहीं बनाता, संयोजी यौगिक नहीं बनाता है, बनाता है, जबकि फास्फोरस पंच संयोजी यौगिक बनाता है। यौगिक बनाता है, क्यों? ये क्वेश्चन और किस हिसाब से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है, क्यों? है क्यों? क्लियर? अब इसका आंसर लिखेंगे अपने तरीके से। आंसर लिखने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखो, ये है वर्ग में अपने पास नाइट्रोजन और ये कौन सा है? फास्फोरस। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, जबकि फास्फोरस का साइज क्या होता है? बड़ा साइज होता है। क्लियर? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। क्लियर? फास्फोरस का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्लियर? तो नाइट्रोजन में क्या होता है? बाहर वाले लेते हैं 2s होता है और 2p होता है। क्लियर? हाँ, जबकि फास्फोरस में लेते हैं अपने पास 3s होता है, 3p होता है और एक 3d भी होता है। और 3d क्या होता है अपने पास? खाली होता है। क्लियर? 2s में 2 इधर और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इधर एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं होता, इसलिए बंध बनाने में 3 ही काम में लेता है और इसमें sp3d संकरण संभव नहीं होता। अगर sp3d संकरण नहीं होगा तो इसमें 5 बंध नहीं बनेंगे। क्लियर? जबकि ये क्या होता है, इसके पास फास्फोरस में बड़ा साइज होने के कारण एक खाली डी उपलब्ध होता है, जिससे क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन छल के यहाँ चला जाता है और sp3d संकरण इसके अंदर संभव होता है। इस कारण से फास्फोरस पंच संयोजी यौगिक बनाता है या PCl5 बनता है। ठीक है? पंच संयोजी मतलब फास्फोरस में अपने पास ये आ जाता है PCl5, ठीक है, और इधर NCl5। इस हिसाब से पूछ लेते हैं। क्लियर? तो ये था अपने पास क्वेश्चन। अब आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर लिखते हैं। आंसर ये है, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण कारण ठीक है, इसमें खाली डी कक्षक नहीं होता, नहीं होता है। जबकि फास्फोरस का बड़ा आकार होने के कारण इसमें एक खाली 3D कक्षक होता है, 3D उपकोश होता है,
होता है, जिसके कारण यह sp3d संकरण के द्वारा PCl5 या अपने कहते हैं पंच संयोजी यौगिक का निर्माण करता है। पंच संयोजी यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसके पास खाली डी है। अगर शॉर्ट में पूछे एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लिखना है नाइट्रोजन के पास खाली डी नहीं होता, जबकि फास्फोरस के पास खाली डी होता है। इसलिए फास्फोरस PCl5 बनाता है और NCl नाइट्रोजन नहीं बना पाता। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास कि PCl5 और PCl3 में से कौन सा अधिक सह संयोजी है। PCl5 और PCl3 में से कौन सा अधिक सह संयोजी है। PCl5 तथा PCl3 में से कौन सा अधिक सह संयोजी है। सह संयोजक है, क्यों? तो ये अपने पास है PCl5 दे रखा है, PCl3 दे रखा है। क्लियर? अब देखना है PCl5 में ना, PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? देखो +5 है, और PCl3 में कितनी है? +3 है। क्लियर? ये ध्यान रखनी है। प्लस जितना आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा ध्रुवण कर पाएगा, यानी ज़्यादा सह संयोजक होगा। तो सिंपल सी बात है, PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, इसलिए यह ऋणायनों का अधिक ध्रुवण कर लेता है, अधिक ध्रुवण करता है। जो अधिक ध्रुवण करेगा इसलिए ज्यादा सहसंयोजक होगा, इसलिए यह अधिक सह संयोजक होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हुए अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है वो है अपने पास वर्ग 15 के ऑक्साइड। तो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। E मतलब तत्व, तो मैं लिख देता हूं वर्ग 15 के तत्व E2O3 व E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अपने ज्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस के पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, पहला ऑक्साइड अपने पास N2O3। कौन सा है? N2O3। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है अपने को, तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के 3 बंध रखने अपने पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन। अब कितने रह गए? 2, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं N2O5 की। कौन सा? N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन टाइऑक्साइड। ठीक है, यही सेम है स्ट्रक्चर, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक याद हो जाएगी तो सारी याद हो जाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन। अब क्या N2O3 हो गया, अब 2 ऑक्सीजन बच गए, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, बस इतना सा है। ये N2O3 और N2O5 सेम ऐसी होती है फास्फोरस के ऑक्साइड की। ठीक है, तो फास्फोरस में क्या है अपने पास? P2O3, तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर। ठीक है, ये P2O3 और P2O5। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये अपने पास फास्फोरस के भी ऑक्साइड कंप्लीट हो गए। अब करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्सीअमल। तो वर्ग 15 में ज्यादातर अपने कौन से पढ़ते हैं? फास्फोरस। और याद रखना, इसमें से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, 1 1 2 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फास्फोरस के ऑक्सीअमल। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। ऑक्सी अम्ल वो होते हैं जिसमें एक तो कार्बोनिल समूह होता है, यानी डबल बॉन्ड O लगा रहता है, और एक अम्लीय OH लगा रहता है। अम्लीय OH मतलब जिसमें से H+ निकल जाता है। क्लियर? वो ऑक्सी अम्ल होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सी अम्लों में अपने को क्या पढ़ना है? ठीक है, क्षारकता, अम्लता। तो सबसे पहले याद रखना क्या है अपने पास, याद करने के लिए बता देता हूं। H3PO3, इसे बोलते हैं PO4, सॉरी PO4, इसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो रस लगा देना इसके पीछे, H3PO3, तो इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। क्या है? फास्फोरस अम्ल। ठीक है, फिर एक ऑक्सीजन और कम कर दो, H3PO2, तो हाइपो लग जाता है, हाइपो फास्फोरस अम्ल। क्लियर? ये अपने पास क्या है, जो अपने पास फास्फोरिक अम्ल के ऑक्सी अम्ल है। क्लियर? अब इसकी संरचना बनानी होती है, तो संरचना बनाने के लिए याद रखना आपको, ये फास्फोरस बना दिया मैंने बीच में, तो ऑक्सी अम्ल में सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH लगा दो, यानी ये ऑक्सी अम्ल बन गया है। ठीक है, अब जो बचे खुचे रहेंगे वो लगा देंगे। बचे खुचे कौन से रह गए? देखें, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन रह गए, OH और OH। तो क्लियर? तो सिंपल, H3PO3। तो याद रखना, फास्फोरस से जितने लगातार OH जुड़े हैं वो उसकी क्षारकता होती है। इसकी क्षारकता क्या है? फिर क्षारकता है इसकी 3 है क्षारकता। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि H3PO4 की क्षारकता क्या है, या फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, बताइए। क्लियर? अब इसका बना लेते हैं अपने पास फास्फोरस, ये एक ऑक्सीजन एक OH, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं क्या बच गया। एक ये बच गया और एक बच गया अपने पास H, तो H3 हो गया PO3।
क्लियर। इसकी क्षारकता कितनी है अपने पास? इसकी क्षारकता है 2। इसकी अम्लता है 1। ठीक है, याद रह जाएगी बात, काफी आसान है, इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। जितने H जुड़े हैं वो उसकी अम्लता, जितने OH जुड़े हैं वो उसकी क्षारकता होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इसकी तरफ जाते हैं। फास्फोरस डबल बॉन्ड O, फिर अपने पास OH। अब एक H, दूसरा H। अब बताओ इसकी क्षारकता कितनी होगी? इसकी क्षारकता है अपने पास 1 और अम्लता है अपने पास 2। तो ये चीज अपने पढ़ी। क्लियर। इसमें लिखेंगे किसी ऑक्सी अम्ल की क्षारकता, नोट डाल के लिख देते हैं, किसी ऑक्सी अम्ल की क्षारकता उससे जुड़े OH से व अम्लता H से बताते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, काफी बार क्वेश्चन आया है H3PO3 का। ठीक है, अब बात करते हैं पायरोफास्फोरिक अम्ल। संरचना और सूत्र याद रखना है, पायरोफास्फोरिक अम्ल और पायरोफास्फोरिक अम्ल और उसकी संरचना। ठीक है, अब बताओ फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, ये है फास्फोरिक अम्ल, बस आपको इतना याद रखना है, फास्फोरिक अम्ल। तो इसे पायरो बनाना है। क्या बनाना है? पायरो। पायरो का मतलब होता है गर्म करना, और गर्म करने पर जल का अणु निकल जाता है। पायरो फास्फोरिक अम्ल। तो इस सूत्र को 2 से गुणा करो और उसमें से क्या H2O निकाल दो। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? H6P2O8। उसमें से माइनस H2O कर दो तो सूत्र कौन सा आ जाएगा अपने पास? पायरो का। तो एक ऑक्सीजन गया तो 7 रह गया, फास्फोरस P2 और H4P2O7 किसका सूत्र है? पायरोफास्फोरिक अम्ल। क्लियर। संरचना बनानी बहुत ही आसान है। देखो, संरचना बनानी बहुत ही आसान है। ये 2 संरचना है ना, इन दो संरचनाओं को जोड़ना है और बीच में से H2O निकाल देना है। तो अपन अभी देख लेते हैं पायरोफास्फोरिक अम्ल में संरचना बना के। ये पायरोफास्फोरिक, ये ऑक्सीजन, ये OH, एक OH इधर, एक OH इधर। ठीक है, ये एक फास्फोरिक अम्ल है और ये दूसरा फास्फोरिक अम्ल है, OH OH OH। ठीक है, अब इसमें से जल का अणु निकाल देंगे एक, ये जैसे यहां से निकाला था, निकला, निकलते ही अपने पास संरचना प्राप्त हो जाएगी। देखो, और इसको मैं उड़ा देता हूं, उड़ा गया, और इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ये दो, ये है अपने पास H4P2O7, जिसे बोलते हैं पायरोफास्फोरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? पायरोफास्फोरिक अम्ल। संरचना उसी टाइप से अपने पायरोफास्फोरस अम्ल भी बना सकते हैं, पायरोफास्फोरस अम्ल। क्लियर। पायरोफास्फोरस अम्ल में क्या फॉर्मूला होता है? H3PO3, 2 से गुणा कर दो, H6P2O6 माइनस H2O कर दो, O5P2H4। ये किसका नाम है? पायरोफास्फोरस अम्ल। पायरोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, सिंपल। संरचना बनानी है तो बहुत आसान है,
ठीक है, एक H था अपने पास, तो H की जरूरत ही नहीं, अपने उधर से H को इधर कर लेते हैं। ठीक है, संरचना एक बार पायरोफॉस्फोरस अम्ल की आप देख लो। ठीक है, H OH OH। ठीक है, H2O निकाल दो इसमें से, यहाँ से H2O निकल गया। H2O निकलेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन अपने बॉन्ड से जोड़ देंगे, ये वाला ऑक्सीजन। तो ये अपने पास H4P2O5, तो इसका नाम क्या है, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। क्लियर। तो ये था बच्चों अपने पास, पूरा हो चुका है वर्ग 15। अब बात करते हैं वर्ग 16 के तत्व। क्या, वर्ग 16 के तत्व। इंट्रोडक्शन तो अपने पढ़ चुके हैं, तो अपने लिख देते हैं वर्ग 16 के तत्व। तो वर्ग 16 के तत्वों को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन परिवार। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है। तो यहां इन्हें कैल्कोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चैल्कोजन या चारकोजन्स। कई किताबों में चारकोजन्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, और कई किताबों में कैल्कोजन भी लिखा हुआ है। तो स्पेलिंग सभी की इंग्लिश में एक ही होती है, बस प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, बोलने का अंतर है। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा है, वो है कि कोई भी नाम आ जाए पर घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको लगा सर ने हमें ये नहीं करवाया था, तो तीनों से एक साथ ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैं लिखता हूं वर्ग 16 के तत्व अयस्क बनाने के काम आते हैं। अयस्क बनाते हैं, इसलिए इन्हें चैल्कोजन कहते हैं, चैल्कोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। क्या मतलब होता है, अयस्क बनाने वाले तत्व। क्या बोला जाता है, अयस्क बनाने वाले तत्व। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब प्रकृति में जितने भी अयस्क पाए जाते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। और ऑक्सीजन और सल्फर किस में आते हैं, वर्ग 16 में। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने अधिकतर अयस्क ऑक्साइड व सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में होते हैं। कई बार कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं अयस्कों के, वो पूछ लेते हैं ये किसका अयस्क है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, तो याद रखना अपने पास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क आते हैं जैसे जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जिप्सम क्या होता है, ठीक है, फिर पीओपी करेंगे। अच्छा, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम के बारे में सुना है किसी ने, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये अपने पढ़ चुके हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी बोलते हैं जिसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ऑफ पेरिस। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें से 1.5 अणु निकाल दो, गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, हाफ H2O। एप्सम लवण, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार, एप्सम लवण, ये तो इसको ब्रैकेट में कर दो, एप्सम लवण। एप्सम लवण का फॉर्मूला पूछा है, 1 नंबर में आ चुका है, क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और उसके अंदर 7H2O। ये डॉट लगा के H2O इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है, क्रिस्टलीय जल होता है। जैसे फिटकरी के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं फिटकरी के बड़े बड़े, उसमें जल के अणु फंसे रहते हैं, ठीक है, उसी टाइप से इसमें फंसे रहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये भी एक टाइप का लवण ही होता है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है अपने पास, KNO3, पोटेशियम नाइट्राइट, ये इंडियन सॉल्ट पीटर होता है। क्लियर। उसी टाइप से चिली सॉल्ट पीटर होता है, 2 टाइप के इसके हैं। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, तो इसका है NaNO3। ठीक है, और अपने पास क्या है, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गैस के जैसे कॉपर पायरेटिस, जिंक ब्लेंड, जैसे जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड, तो ये जट जिंक सल्फाइड होता है, कॉपर पायरेटिस, ऐसे कुछ एस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखने। ठीक है, याद रखने होते हैं। तो ये तो था इसका वर्ग 16 का इंट्रोडक्शन, एस बनाते हैं। क्लियर। अब उसी टाइप से इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जैसे अपने वर्ग 15 का किया था क्वेश्चन, उसी टाइप से इसी में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, परमाणुक जिसे बोलते हैं O2 अवस्था में पाया जाता है, जबकि सल्फर, हिंदी में लिखना, ठीक है, सल्फर अष्ट परमाणुक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्यों, अष्ट परमाणु S8 अवस्था होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन किस हिसाब से आता है कि सल्फर में श्रृंखलन का गुण ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, क्यों, से ज्यादा होता है, क्यों, क्यों, या क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना हो तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, क्यों है, क्यों। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। ये काफ़ी बार बोर्ड में आता है जब अपने पास 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर। अब देखेंगे इसका आंसर।
आंसर ये है कि ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है, साइज छोटा होता है। क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, जब ऑक्सीजन का एक परमाणु सिग्मा बंध बना लेता है तो इसके पाई कक्षक क्या होते हैं, पास पास होते हैं, सिग्मा बंध बना लिया। तो ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इसमें एक सिग्मा बंध बनाने के बाद पाई कक्षक पास पास होते हैं, इसलिए प्रभावी पी पाई अतिव्यापन क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावी पी पाई अतिव्यापन क्या हो जाता है, इसके अंदर संभव हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन अपनी संयोजकता द्विपरमाणुक अवस्था में पूर्ण करता है। किसमें पूर्ण करता है, द्विपरमाणुक अवस्था में पूर्ण करता है। तो ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, द्विबंध बनाएगा। ये ऑक्सीजन है इधर, इधर ये पहले सिग्मा बंध बना लिया एक, और फिर एक पाई बंध बना लिया। क्लियर। तो ये अपनी संयोजकता द्विपरमाणुक अवस्था में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, ये O2 होता है। सिंपल। तो लिख देता हूं मैं इसके अंदर कि ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक सिग्मा बंध बनने के पश्चात प्रभावी पी पाई अतिव्यापन संभव हो जाता है, संभव होता है। इसलिए यह अपनी संयोजकता द्विपरमाणुक अवस्था में पूर्ण करता है, अवस्था में पूर्ण करता है। क्लियर। अब दूसरा जो सल्फर के बारे में, ठीक है, जबकि सल्फर परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण, यहाँ आकार की बात हो रही है, ठीक है, आकार बड़ा होने के कारण इसमें एक सिग्मा बंध बनने के बाद प्रभावी पी पाई अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता, अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता है, हो पाता है। क्लियर। और इसको क्या करना पड़ता है कि अपनी संयोजकता सिर्फ एक सिंगल बंध से ही पूरी करनी पड़ेगी, एकल बंध से ही पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यह अपनी संयोजकता अष्ट परमाणुक अवस्था में पूर्ण करता है, परमाणुक अवस्था में पूर्ण करता है, अवस्था में पूर्ण करता है।
तथा किरीट आकार, किरीट का मतलब होता है क्राउन, आकार में रहता है। ठीक है, तो किरीट आकार कौन सा होता है? ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, ये होता है क्राउन। जैसे राजा महाराजाओं या महारानियों के सर पे देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्राउन शेप, क्राउन शेप। ठीक है, S8 मॉलिक्यूल है, हिंदी में बोलते हैं किरीट आकार, किरीट आकार। अब इसमें देखो 8 अणु हैं, इसलिए संकलन का गुण ज्यादा। ऑक्सीजन में कितने? 2 ही अणु, तो संकलन का गुण कम। क्लियर? और ऑक्सीजन में क्या होता है कि 2 ही अणु है तो फिर भार कम होगा, इसलिए गैस अवस्था में रहते हैं। सल्फर में 8 अणु है तो भार ज्यादा होता है, इसलिए ठोस अवस्था में रहते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज अपने पी ब्लॉक किया, पी ब्लॉक का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट किया, और 16वें वर्ग में आ चुके हैं अपने। जल्दी ही अपने 17वें 18वें वर्ग में आके इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तब तक ये लगातार पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अपने फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।